वी हैव बीन स्टडीइंग द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। बहुत ही बड़े चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, इससे बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट्स हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं ना। और हम लोगों ने एक सब हेडिंग जो पढ़ रहे थे वो हेडिंग है द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस। हमारी हेडिंग है जिसको हम पढ़ रहे हैं द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस 1830 से 1848 के बीच के पीरियड की बात कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में जो पढ़ा था मैं बता दूं पहले आपको, हम लोगों ने इसमें पढ़ा था कि कैसे फ्रांस जो था वहां पर 1830, 1845 और 1848 में रिवोल्ट्स आई है ना। एक बार देखते हैं, हम लोगों ने फ्रांस की बात की थी और फ्रांस में हम लोगों ने देखा था इफ यू रिमेम्बर कि 1830 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप जो मोनार्की सेटअप हुई थी 1815 में है ना, बर्बन की सदी, उसको हटा दिया गया, पूरी से ओवरथ्रो कर दिया गया 1830 में। फिर हम लोगों ने देखा कि 1845 में जो सेलेसिया नाम का विलेज था वहां पर कैसे वीवर्स लोग जो थे, कॉटन वीवर्स थे, उन लोगों ने एक रिवॉल्ट किया। फिर हम लोगों ने देखा था 1848 में किस प्रकार से जो था आपके मोनार्क जो थे मिस्टर लुइस फिलिप, उनको देश छोड़ के भागना पड़ा और कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो थी आपकी वो रिपब्लिक में कन्वर्ट हुई है ना। ये सब चीजें अपन पहले देख चुके हैं, ठीक है। और ये सब देखने के साथ हम लोग एक कॉन्सेप्ट पे समझे हैं कि फ्रांस में जो रिवॉल्ट्स थी है ना, वो रिवॉल्ट्स पुअर या फिर अनएम्प्लॉयड या फिर स्टार्विंग पेजेंट्स, इन लोगों ने की है ना। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपको फ्रांस में जो रिवॉल्ट्स दिख रही है इनमें बोल सकते हैं फूड क्राइसिस दिखाई दे रही होगी। तो इन लोगों ने रिवॉल्ट फ्रांस में की थी। अब अपन अदर पार्ट ऑफ यूरोप में देखें है ना, यूरोप के अदर पार्ट में देखा जाए तो ये रिवॉल्ट जो चल रही थी ये चल रही थी है ना मिडिल क्लास लोगों ने, एजुकेटेड मिडिल क्लास या मिडिल क्लास एजुकेटेड पीपल बोल सकते हैं अपन। ये जो लोग थे ये लोग इस तरह के रिवॉल्ट को लेकर के चल रहे थे, ठीक है। तो फ्रांस में पुअर अनएम्प्लॉयड और स्टार्विंग पेजेंट्स और यूरोप में मिडिल क्लास या एजुकेटेड मिडिल क्लास, ठीक है। अब इन एजुकेटेड मिडिल क्लास की बात करें, ठीक है, या यूरोप के अदर पार्ट की बात करें या कहीं की बात करें, तो अल्टीमेटली जो ये डिमांड कर रहे थे, ये लोग डिमांड किस चीज की कर रहे थे? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इनकी दो मेन डिमांड दिखाई जा सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड लिबर्टी। लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, and we have already understood what type of freedom. Constitutionalism means a government that is run by constitution. Constitutionalism also stands here. Constitutionalism also stands here for the constitutional monarchy. समझना चीज को। तो फ्रांस और यूरोप तो दोनों ही फ्रांस देखें या पूरा यूरोप की बात देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म डिमांड किया जा रहा है, लिबर्टी डिमांड की जा रही है, ठीक है। तो हम लोग इसको डिटेल में देखें तो इसमें हम लोगों को क्या चाहिए है ना। सबसे पहले तो ये लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, अल्टीमेटली देखा जाए तो दे आर आस्किंग फॉर यूनिवर्सल सफरेज फॉर ऑल मेल्स। ध्यान देना, सिर्फ पुरुषों के लिए साहब यूनिवर्सल सफरेज चाहिए, वो भी सिर्फ किसके लिए? सिर्फ पुरुषों के लिए, कि पुरुषों को, मेल्स को, मेन शुड हैव द राइट टू वोट, ठीक है। समझना बात को ना। और वो भी कैसे यूनिवर्सल चाहिए, मतलब प्रॉपर्टी वाले का कॉलम नहीं रहा, ठीक है। दूसरी बात की जा रही है इक्वल लॉज फॉर ऑल, सभी के लिए लॉज जो हो वो किसे हो? इक्वल हो, सभी को इक्वल, इक्वलिटी बिफोर लॉ के दृष्टि से देखा जाए। और तीसरी बात इसमें की जा रही है, और तीसरी बात की जा रही है फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड एसोसिएशन। जी हाँ, है ना, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड एसोसिएशंस। तो ये बातें दिखाई दे रही थी कि मेन जो वो लोग डिमांड कर रहे थे, इन चीजों की डिमांड कर रहे थे, एंड अल्टीमेटली दे वांटेड टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, दे वांटेड टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, दे डिड नॉट वांट टू लिव विद द मोनार्क किंग्स। तो कहीं ना कहीं जो मोनार्की चल रही थी, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट था, वो इन सबको हटाना चाह रहे थे। तो ये सब कब चल रहा था? 1830 से 1848 के बीच में। अब हम लोग देखते कि फ्रांस के अलावा और कौन सी स्टेट थी, तो
कई ऐसी स्टेट थी जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जैसे हमने पहले पढ़ा है, जिसमें हम बात कर रहे हैं जर्मनी, है ना, इटली, पोलैंड, जर्मनी, इटली, पोलैंड, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। लेकिन यहां पर भी कहीं ना कहीं जो है आपकी इस तरह की फीलिंग्स, इस तरह की डिमांड्स राइज हो रही थी। ठीक है, सब जगह का नहीं पढ़ेंगे हम लोग। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है कि राइट अबाउट द 1848 रिवॉल्ट ऑफ जर्मनी। राइट अबाउट द 1848 रिवॉल्ट ऑफ जर्मनी, तो वो हम लोग देखते हैं। (1848) रिवॉल्ट इन जर्मनी, कि 1848 में जर्मनी में क्या हुआ, कैसे हुआ, समझते हैं। न्यू educated middle class, which included professionals, businessmen, and artisans। क्या हो रहा है कि न्यू मिडिल क्लास एजुकेटेड पीपल जो थे, है ना, और इनके साथ में आपके, है ना, प्रोफेशनल, बिजनेसमैन और आर्टिशंस, इन लोगों ने मिलकर के रिवोल्ट को शुरू किया। कैसे किया, समझते हैं। सबसे पहले इन लोगों ने किया कि दे कंडक्टेड इलेक्शन, है ना, आपस में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए एंड दे कंडक्टेड इलेक्शन। इलेक्शन क्या, इलेक्शन करके इन लोगों ने 831 कैंडिडेट्स अपने में से चूज किए। हाउ मेनी, 831 इलेक्टेड कैंडिडेट्स, है ना, अपने में से 831 कैंडिडेट्स को इलेक्ट किया, और ये सारे कैंडिडेट फिर मूव कर गए इधर सेंट पॉल्स चर्च इन फ्रैंकफर्ट। कहां कर गए, मूव्ड टू सेंट पॉल्स चर्च, और ये कहां पर है, फ्रैंकफर्ट में। कौन सी जगह पर है, फ्रैंकफर्ट, ना, कौन सी जगह पर है, फ्रैंकफर्ट में। कि 831 कैंडिडेट्स who were elected among the middle class educated people, professional, businessmen and artisans, these people moved to St. Paul's Church, okay, which was in Frankfurt city। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? अब चर्च में क्यों गए होंगे, एग्जैक्टली, है ना, दे कन्वर्टेड द चर्च बिल्डिंग इनटू पार्लियामेंट। इस तरह से देखा जाए तो ये सेंट पॉल्स चर्च जो था, है ना, इट बिकेम फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। क्या बन गया ये, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। ये बना सब आपका जर्मन पार्लियामेंट। समझ में आ गई बात। ये 831 लोगों ने क्या किया नाम, है ना, दे ड्राफ्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एट फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। कहां पर इन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के साथ, एट फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में पहुंच गए, और वहां पहुंच करके इन लोगों ने जो है एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। समझ में आ रही बात, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया मतलब कि नाउ दे वांट अ गवर्नमेंट दैट इज रन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, दे वांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल monarchy। और कौन लोग थे ये, कहाँ के थे, दिस पीपल बिलोंग टू द 39 कॉन्फेडरेशन ऑफ जर्मन, है ना, कि जर्मन्स की जो 39 कॉन्फेडरेशन थी वहां के लोग हैं। ये बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे स्टेट से आए हुए, छोटे छोटे प्रोविंसेस से आए हुए, क्योंकि जर्मनी नाम की कोई कंट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती है। समझ ना बात। ये चाहते हैं कि जर्मनी नाम का एक यूनिफिकेशन हो, हम जितने भी अलग अलग जो लोग हैं, अलग अलग टुकड़ों में जो विभाजित लोग हैं, वी ऑल शुड स्टैंड टुगेदर एंड वी शुड फॉर्म अ बिग नेशन। तो ये इनकी थॉट थी, ये इनकी थॉट प्रोसेस थी, जिसके तहत सब लोग जो थे यूनिफाइड होना चाहते थे, है ना। अब समझना, अब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है, असेंबली बन गई है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आ चुके हैं। अब ये चाहिए था साहब कोई लीडर, जो कोई लीडर चाहिए था जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का हेड बन सके। समझ बात। तो इन्होंने दिमाग लगाया
एंड सबसे ज्यादा जो जर्मन का इन्फ्लुएंस था वो प्रशिया का था, तो दे वेंट टू प्रशियास किंग, उनका नाम था फ्रेडरिच विल्हेम फोर, कौन थे ये? प्रशियन किंग। ये सब चले गए साहब फ्रेडरिच विलियम फोर के पास, रशिया के किंग के पास, और उनको जाकर के इन्होंने क्राउन ऑफर किया, है ना, दे ऑफर द क्राउन, कि उन्होंने कहा कि भैया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हम लोग बना रहे हैं और आप जो है हमारे इस नए देश का जो है ना कार्यभार संभाले, यू बिकम द हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। समझना चीज को। लेकिन फ्रेडरिच विलियम फोर्थ रशियन किंग जो थे, इन्होंने इनके इस आइडिया को रिजेक्ट किया, है ना। व्हाट डिड ही डू, इन्होंने क्या किया? ही ज्वाइंड विथ अदर मोनार्क्स टू अपोज दिस आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। क्या किया उसने इस आइडिया को अपोज करने के लिए दूसरे मोनार्क से दोस्ती कर ली। बोले यार आओ सब लोग मिलके, बोले इनको भगाए, बोले सब क्या कर रहे हो, बोले दे आर ट्राइंग टू स्टेट, दे आर ट्राइंग टू राइज अगेंस्ट द कंजर्वेटिविज्म। तो ये एक घटना घटी, लेकिन ये सिर्फ अपोज करने के लिए इसने किया, पूरी तरह से सक्सेसफुली नहीं कर पाए। कहा जाता है कि जब तक बोलते ना रामायण में राम जी की जीत के पीछे विभीषण का बहुत बड़ा हाथ था, वैसी कहानी यहाँ पर भी है कि ये अपोज कर रहे थे, लेकिन ये जीत कब हुई, ये सप्रेस कब कर पाए? जब इन्होंने देखा कि दिस न्यू मिडिल क्लास एजुकेटेड क्लास पीपल जो है ये क्या कर रहे हैं, अपने ही ग्रुप के आर्टिशंस, है ना, और वर्कर्स जो हैं, इन वर्कर्स को, आर्टिशंस को, इनकी डिमांड्स को सुन ही नहीं रहे। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इस ग्रुप में भी थोड़ा सा इकोनॉमिकली लेवल है ना, कोई अप है कोई डाउन है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा था, द रीच मिडिल क्लास पीपल वर नॉट लिसनिंग टू द डिमांड्स ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिशंस, तो अल्टीमेटली दे लॉस्ट द सपोर्ट फ्रॉम वर्कर्स एंड आर्टिशंस, है ना। तो मिडिल क्लास डिड नॉट accept the demands of workers and artisans, कि वर्कर्स और आर्टिसंस की डिमांड को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, कौन? आपके मिडिल क्लास पीपल, एंड दैट इज व्हाई, है ना, दे लॉस्ट द मोमेंटम, है ना। ये जो वॉर थी, ये जो रिवॉल्ट चल रही थी, है ना, ये रिवॉल्ट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्योंकि जैसे ही इन लोगों ने सपोर्ट विड्रॉ किया, है ना, जैसे ही आपके मिडिल आपके वर्कर्स और आर्टिशंस ने अपना सपोर्ट विड्रॉ किया, है ना, तो मूवमेंट जो था वो धरा के धरा रह गया, इट फेल्ड, द रिवॉल्ट वाज फेल्ड कंप्लीटली। समझ में आ रही बात? पक्का। क्वेश्चन आया था 3 नंबर का क्वेश्चन कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन 1848 रिवॉल्ट इन जर्मनी। आप क्या लिखेंगे? इन 1848 जर्मनी, in 1848 educated middle class people together with professionals, businessmen and artisans conducted election and elected 831 representatives who moved to the St. Paul's Church in Frankfurt, set up Frankfurt Parliament and drafted a new constitution. They offered the crown of constitutional monarchy to the King of Prussia, Friedrich Wilhelm IV, which he rejected and joined some other monarchs to oppose the idea of nationalism. These middle class people, they never heard to the demands of the workers and artisans in their own group, because of which workers and artisans withdraw from the movement, and ultimately the entire revolt of 1848 lost its momentum and was suppressed by the
monarchs and Friedrich Wilhelm IV. दिस इज द आंसर। 3 नंबर का आंसर है। ऐसी भाषा में लिखना, इसको सुनो, कान में लगाओ, 50 बार सुनो, ऑटोमेटिकली याद होता है। समझ में आ रही बात है ना? ठीक है, ऑडियो बुक बनाओ, वीडियो अपना रीडिंग बुक से कुछ नहीं होता। आप बुक रीड करें, ठीक है, नॉलेज जाता है, चीजें दिखती है, समझ में आती है, लेकिन सुनने से ज्यादा जल्दी याद होती है। हेडफोन लगा लिया, सुन रहे, टहल रहे, सुन रहे। समझ में आ रही बात? आगे बढ़ते हैं। अब 2 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, अब मैंने कहा था हर क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन बनता है तो पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वाज द लिबरल आइडियोलॉजी टुवर्ड्स विमेन, है ना? कि महिलाओं की तरफ लिबरल आइडियोलॉजी क्या थी, समझते हैं। कि महिलाओं के प्रति लिबरल आइडियोलॉजी क्या थी, तो समझते हैं कि आपको पता है कि वीमेन एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन 1848 रिवोल्ट, है ना? बट their status was always controversial, है ना? कि क्या बात की जा रही है? उनका स्टेटस जब था कॉन्ट्रोवर्शियल रखा गया, कभी भी उनको पॉलिटिकल राइट्स दिए नहीं गए। ठीक है, नो सफरेज, नो पॉलिटिकल राइट्स फॉर देम, कि ना तो उनको कोई यूनिवर्सल पॉलिटिकल सफरेज, ना तो उनको पॉलिटिकल सफरेज मिला, ना तो उनको वोट डालने का अधिकार दिए गए, ना ही कोई दूसरे उनको राइट्स दिए गए। गेटिंग इट? तो ये चीज समझ में आ रही है। और फिर क्या हुआ? जबकि ये विमन कौन थी? दिस विमन, है ना, दे फॉर्म्ड एसोसिएशंस एंड फाउंडेड न्यूज़पेपर्स। आप समझिएगा, न्यूज़पेपर चला रही सर, एसोसिएशन फॉर्म कर रही, बिना न्यूज़पेपर ये क्या 1848 की रिवोल्ट चल पाई होगी? तो इन लोगों का योगदान जो था, कॉन्ट्रीब्यूशन था, बहुत हाई था। इवन देन दे वर नॉट गिवन एनी काइंड ऑफ इंपॉर्टेंस, है ना? जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट चुनी गई, तो दीज वीमेन वर अलाउड टू सीट इन द गैलरी ऑन द फर्स्ट फ्लोर, है ना, एज एन ऑब्जर्वर, है ना, कि दे वर गिवन द स्टेटस ऑफ ऑब्जर्वर्स इन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनी, तो इन महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वर कहा गया। ये लोग ऊपर बैठ करके सिर्फ ऑब्जर्व कर सकती है। गेटिंग इट? तो दिस वाज द स्टेटस ऑफ वीमेन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ये आप इसको याद करना है। ठीक है, कि व्हाट वाज द लिबरल आइडियोलॉजी फॉर वीमेन? तो लिबरल आइडियोलॉजी फॉर वीमेन वाज totally controversial. Their status was totally controversial. They actively participated in all the in 1848 revolt, but they were not given any kind of political rights or suffrage. They formed associations and founded newspapers also. Still, when the Frankfurt Parliament was chosen, they were just allowed to come and stand on the gallery as observers. समझ में आ रही बात? ठीक है, अब एक और क्वेश्चन, मेरा तो 2 क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है, बड़ा रेयरेस्ट क्वेश्चन है, मतलब ये बात करें कि आना ही नहीं है ना? हाई चांसेस है कि वो आना ही नहीं क्वेश्चन। ठीक है, फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा। क्या क्वेश्चन है कि ये जो मोनार्क्स थे, ये जो मोनार्क्स थे, इनके माइंडसेट 1848 की रिवोल्ट के बाद किस प्रकार चेंज हुए, है ना? कि हाउ डिड द माइंडसेट ऑफ मोनार्क्स आफ्टर 1848 रिवोल्ट चेंज? ओके, how did the mindset of monarchs after 1848 revolt change? लिखिए, आंसर लिखते हैं।
1848 के बाद में मोनार्क्स के माइंड में क्या चलने लगा, समझते हैं। क्या पहला पॉइंट क्या आएगा कि दे चेंज देयर माइंडसेट एंड गेव सम कंसेशन टू द लिबरल्स, है ना, दे गेव लिटिल कंसेशन लिबरल्स, कि लिबरल्स को उन्होंने थोड़ा सा कंसेशन दिया, थोड़ी सी छूट दी, थोड़ा सा लिबरल्स की जो डिमांड्स थी उनको थोड़ी बहुत को एक्सेप्ट किया, है ना। अबोलिश्ड सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर। क्या किया साहब, सर्फडम को अबोलिश कर दिया, खत्म कर दिया, बॉन्डेड लेबर को खत्म कर दिया, इनकी आवश्यकता नहीं थी। तो मतलब देखिए थोड़ा सा लीनियर तो वो भी हुए हैं, उनको भी लगा है कि ऑटोक्रेसी के साथ गवर्नमेंट को चलाना असंभव है ना। रियलाइज्ड दैट गवर्नमेंट couldn't be run by autocracy and absolutism। ये उनके माइंड में समझ में आ गई थी कि गवर्नमेंट चलाना तो एब्सोल्यूटिज्म को छोड़ना पड़ेगा, ऑटोक्रेसी को छोड़ना पड़ेगा, है ना। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर gave more autonomy to Hungarians, ठीक है, मेजोरिटी में थे तो हंगेरियंस को ज्यादा ऑटोनॉमी दी, अब उनको ज्यादा राइट टू से हो गए। और इस तरह से देखा जाए तो माइंडसेट ऑफ मोनार्क्स आल्सो चेंज आफ्टर 1848 रिवॉल्ट, नॉट कंप्लीटली बट लिटिल चेंज वाज देयर। समझ में आ रही बात। तो ये दो बड़े अच्छे क्वेश्चन थे, दोनों बड़े बोर्ड पे लिख दिए साहब आपके, है ना। और दोनों ही जो है चांसेस उनके एग्जाम में आने के कम है, बहुत कम। गेटिंग इट, क्लियर है।